हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। और आप लोग पढ़ भी रहे हो या नहीं? आपकी बायोलॉजी के 2 लेक्चर्स हो गए हैं। अनटिल नाउ आपका कभी कोई डाउट नहीं आपने मुझसे पूछा, नीदर आपने कोई मुझे असाइनमेंट सॉल्व करके दी। आपको मैंने इवन दो ग्रुप में मैसेज भी किया था कि बच्चे अपने क्वेश्चन सॉल्व करो, असाइनमेंट सेंड करो, अपने क्लास नोट्स मुझे शो करो। यू पीपल आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू माई मैसेज एंड नोट इवन, मुझे तो कुछ पता ही नहीं लग रहा कि आप लोग अटेंड कर रहे हो क्लासेस या नहीं कर रहे हो। यू आर जस्ट अ पैसिव लिसनर। हाउ आई कैन गेट योर फीडबैक? मुझे नहीं समझ में आ रहा इस टाइम पे कि आप लोग क्यों रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। इधर आपको समझ नहीं आ रहा, आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, और वट एवर द इशू, प्लीज़ बच्चे आप लोग रिस्पॉन्ड करना शुरू करो। आफ्टर दिस लेक्चर आई विल आस्क यू कि आप लोगों में से कौन कौन क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, और फिर उसी आप लोगों को क्वेश्चन जो भी इस लेक्चर के अंदर आपको मैंने क्वेश्चंस डाले भी हैं जो इम्पॉर्टेंट है, और फिर हम लोग एक असाइनमेंट सॉल्व करेंगे आफ्टर दिस लेक्चर जो आप लोगों ने सबने सबमिट करवानी है। ओके, सो दिस इज़ आवर थर्ड लेक्चर। In this lecture we will study अबाउट द पैसिव ट्रांसपोर्ट। अभी देखो बच्चे, मैंने जो अपना लास्ट लेक्चर एंड किया था तो आई एंडेड ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने बताया था कि इट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल। क्यों? बिकॉज एक फॉस्फोलिपिड की लेयर है, और फॉस्फोलिपिड की लेयर है। इस लेयर के मॉडल को एक्सप्लेन कौन करता है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या बोलता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर कैसा है? इट इज़ लाइक अ सैंडविच मॉडल, जिसके अंदर अगर सपोज कि एक सैंडविच है, सैंडविच मान लो कि हमारे 2 ब्रेड्स हैं दैट आर मेड अप ऑफ लिपिड्स, और उसके बीच में आलू टोस्ट हम लोग खा रहे हैं, तो आलू क्या है? हमारे प्रोटीन्स। तो सिमिलरली हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक सैंडविच की तरह है, जिसके अंदर जो लिपिड्स हैं वो क्या करते हैं? इसकी बाइलिपिड लेयर फॉर्म करते हैं, और बीच में उसके क्या स्टफ है? हमारा प्रोटीन्स। ठीक है, और इसके लिपिड्स एंड प्रोटीन्स का ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसकी वजह से उसके अंदर सारे के सारे मॉलिक्यूल्स नहीं पास कर सकते। जो मॉलिक्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्ट करती है, जहाँ जो मॉलिक्यूल्स उसकी ओरिएंटेशन को क्रॉस कर सकते हैं, उसके अरेंजमेंट को क्रॉस कर सकते हैं, तो सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास आउट होते हैं। दैट्स वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज selectively permeable. That is the important question. सो इसको अच्छे से सुन लो, एंड अच्छे से आपने पढ़ना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल क्यों है, उसके स्ट्रक्चर की वजह से। क्लियर? अब बच्चे, एक मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस प्रोसेस होता है दैट इज जिसके थ्रू हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, इस लेक्चर के एंड में आपको क्वेश्चंस मिलेंगी, वहाँ पर आपको ये टर्म मिलेगी, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। बायो मीन्स लिविंग, और जेनेसिस मतलब किसी चीज़ का प्रोडक्शन। जेनेसिस, GENESIS, जेनेसिस, इट मीन्स द फॉर्मेशन और द प्रोडक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। प्रोटीन्स एंड लिपिड्स जब मिलके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाएंगे दैट इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। अब लास्ट लेक्चर में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर सिलेक्टिवली परमिएबल है, तो उसके अंदर 2 टाइप का ट्रांसपोर्ट होता है, दैट इज एक्टिव एंड पैसिव। पैसिव कौन करता है? जिसके अंदर कोई एनर्जी नहीं होती, जो बेकार पड़ा हुआ है, उसको कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। पैसिव जो अपने आप में पैसिव है, सुस्त है, सुस्तू सा, तो दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव है, बहुत सारी एनर्जी है, बहुत एक्टिव है। टर्म से ही क्लेरिफाइड हो रहा है, एक्टिव एनर्जी एक्सपेंडिचर होगा, पैसिव एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं होगा। अब हम आज के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा तो कैसे होगा। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, हाउ द पैसिव ट्रांसपोर्ट इज डन। ओके ओके, मेनली देयर आर द 2 मेथड्स। अब बच्चे, जो आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, आपके 9th क्लास के लेवल में तो ये बहुत लो है, बट अगेन कि अगर ये आपने बेसिक्स इसका समझ लिया
तो जो बच्चे एटलीस्ट बायो को ऑप्ट करते हैं 11th के अंदर, मेडिकल जिनका ड्रीम है डॉक्टर बनना, तो उनके लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बाद में इस कॉन्सेप्ट की थोड़ी डिटेल्ड होती है तो उसमें समझ नहीं आता उस टाइम पे, सो आपको बेसिक्स इसका बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और आपका इसमें केमिस्ट्री में भी आई थिंक डिफ्यूज़न ऑस्मोसिस आप लोग पढ़ते हो, तो आई थिंक बहुत सारे बच्चों को तो क्लियर भी होगा व्हाट इज़ डिफ्यूज़न ऑस्मोसिस। लेकिन अगर जिसको नहीं भी क्लियर है, प्लीज़ इस लेक्चर में अपने कान, आँख, नाक सब कुछ खोल के रखो। ओपन योर सेंस ऑर्गन्स एंड लिसन मी केयरफुली। और आप लोग इस स्लाइड्स में भी बाद में नोट्स बनाते रहा करो साथ साथ में, ओके। डिफ्यूज़न अ पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसको एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इस टाइप का ट्रांसपोर्ट। इट इज़ मेनली बाय द टू मेथड्स, दैट इज़ डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस। मैंने स्लाइड के अंदर भी आपको हाईलाइट किया हुआ है विद द रेड कलर, डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस, दीज आर द टू प्रोसेस ऑफ द पैसिव ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट इज डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न में क्या होगा बच्चे, सॉल्यूट्स, आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा सॉल्यूशन चैप्टर में, सॉल्यूट्स सॉल्वेंट दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूट कौन सा होता है, जो कम अमाउंट में होता है, और सॉल्वेंट कौन होता है, जो ज़्यादा अमाउंट में होता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम शुगर सॉल्यूशन की बात करें, तो सॉल्यूट क्या है मेरा, शुगर, और सॉल्वेंट क्या है मेरा, वाटर। दोनों ने मिलके क्या बनाया, शुगर सॉल्यूशन। ये तो आपको बेसिक टर्म्स हैं जो आपको आई थिंक क्लियर होंगी। मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट्स, सॉल्यूट्स कौन से होते हैं, जो सॉल्यूशन में कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हमेशा एक चीज़ याद रखनी है आप लोगों को, कि इसमें हमेशा मूवमेंट पार्टिकल्स की हायर डायरेक्शन टू लोअर होगी, ओके। इसको आप याद कर सकते हो वर्ड HOLE से, होल। होल H मीन्स हायर, O मीन्स हायर टू, L मीन्स लोअर, होल HOLE, ठीक है, ओके। अब पैसिव में हमेशा हायर टू लोअर कंसंट्रेशन होगी, डिफ्यूज़न। अब बच्चे डिफ्यूज़न आपको पता है, डिफ्यूज़न कैन अकर ऑन इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, तीनों के अंदर डिफ्यूज़न हो सकती है। लेकिन मेनली डिफ्यूज़न किस में होती है, गैसेस में डिफ्यूज़न का रेट बहुत फास्ट होता है। तो डिफ्यूज़न की अगर हम एग्जांपल की बात करें, तो प्लांट्स के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज होती है, दैट अकर्स बाय डिफ्यूज़न, ओके। ऑस्मोसिस, नेक्स्ट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होगा बच्चे, सॉल्वेंट ट्रांसफ़र होगा, डोंट गेट कंफ्यूज। डिफ्यूज़न में सॉल्यूट होता है और ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट या फिर हम वाटर भी कह सकते हैं यहाँ पे, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और द वाटर फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब कई बुक्स के अंदर यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं, फिर यहाँ पे लोअर टू हायर कर देते हैं, तो वो बहुत कंफ्यूजिंग है। डोंट गेट कंफ्यूज, हमेशा हमेशा एक चीज़ याद रखनी है आपको, कि अगर हम कोई सोल्यूशन की बात करें, ऑस्मोसिस सबसे पहले इट ओनली एंड ओनली अकर इन केस ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स के केस में जो डिफ्यूज़न होती है, उसको उसी टाइप, उस डिफ्यूज़न को ही हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। द डिफ्यूज़न इन केस ऑफ लिक्विड्स इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ओके। और मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मीन्स वाटर, अगर हम एक सॉल्यूशन की बात करें, तो सॉल्यूशन मान लो शुगर सॉल्यूशन है, तो वाटर मूव करेगा, सॉल्वेंट मूव करेगा जो ज़्यादा क्वांटिटी में है। वाटर से इसको याद रख सकते हो कि वाटर मूव कर रहा है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। बाकी अगर कोई रेफरेंस बुक्स आप रेफ़र भी कर रहे हो, जो आपके कुछ भी आप रेफ़र कर रहे हो, तो उसमें कभी ना कभी आपको किसी ना किसी बुक्स में लोअर टू हायर भी मिल सकता है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको एक बात याद रखनी है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट है, पैसिव है तो उसमें डिफ्यूज़न है तो ऑस्मोसिस होगा। डिफ्यूज़न हमेशा हायर टू लोअर होगा, और ऑस्मोसिस भी क्या है, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूज़न दैट अकर ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ लिक्विड्स, ओके। अब जो इसमें मूवमेंट होती है दैट अकर्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसके अंदर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है। इन केस ऑफ डिफ्यूज़न there is no semi-permeable membrane. So semi-permeable membrane is the characteristic feature of osmosis, जो osmosis को diffusion से differentiate करता है, that is semi-permeable membrane. Is it clear? अब बच्चे देखो, osmosis की बात करें तो osmosis is of two types. osmosis दो टाइप्स का होता है, one is endosmosis
अनदर इज एक्सोऑस्मोसिस। ओके, अब बच्चे यहाँ पर भी वर्ड आ जाए आपको एंडो, ENDO, एंडो। एंडो मतलब इन की साउंड आ रही है इसमें, एंडो, इन। तो इट मीन्स क्या होगा, एंडो वर्ड का मीनिंग बायोलॉजी के अंदर आप लोग हायर क्लासेस में भी, इन फ्यूचर भी आपके अगर किसी चैप्टर में आता है एंडो, एंडो का मीन्स क्या होता है, इनसाइड। इट मीन्स इनसाइड, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इनसाइड द सेल। बायोलॉजी इज़ वेरी इजी, अगर आपने टर्म्स को ब्रेक डाउन करके पढ़ना सीख लिया तो आपको कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा इसमें। ओके, एंडो मीन्स मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इनसाइड द सेल। ऑस्मोसिस है तो मूवमेंट किसकी होगी, सॉल्वेंट किसके अंदर होगी भाई, इनसाइड द सेल। ठीक है, एंडो इनसाइड। एक्सो, एक्सो वर्ड को आप एग्जिट से याद कर सकते हो। आप लोग मॉल वगैरह में जाते हो या कहीं भी जाते हो तो वर्ड लिखा होता है एग्जिट। एग्जिट जहाँ पे लिखा होता है हमने वहाँ से बाहर निकलना होता है, एग्जिट, EX। ठीक है, एग्जिट, एग्जिट वर्ड से इसको याद कर सकते हो। एग्जिट क्या होता है, आउट, बाहर निकलना। तो एक्सोऑस्मोसिस क्या होगा, एक्सो जहाँ पर भी टर्म आ जाए इट मीन्स आउट। एक्सोऑस्मोसिस इसमें क्या होगा, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट आउटसाइड द सेल। एंडो में अंदर गया पानी, एक्सो में पानी क्या आ गया, बाहर। ओके, अब ये देखो एक ब्यूटीफुल स्लाइड आपकी, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हमने बोला कि मेनली गैसेस के अंदर होता है। गैसेस के हमारी एयर मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जा रहा है। ऑस्मोसिस में मैंने बोला कि इट इज स्पेशलाइजेशन ऑफ डिफ्यूजन इन केस ऑफ लिक्विड्स, कि पानी के अंदर हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर से इसको याद रखना है आपने, सॉल्वेंट है, और हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में हो रहा है। लेकिन इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, हमारी सेमी परमिएबल। इस केस में देखो कोई सेमी परमिएबल है नहीं, है ना। तो ऑस्मोसिस में एक स्पेशल टाइप की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जो इसको डिफ्यूजन से डिफरेंशिएट करती है। ओके, आपकी ऑग्मा के अंदर भी ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन का डिफरेंस दिया हुआ है, वहाँ से भी आप इसको रीड आउट कर सकते हो डिफरेंस को। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट डिफरेंस, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, आपके स्कूल में भी क्वेश्चन आ सकता है। सो आपको बहुत क्लियरली और बहुत स्लोली एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट खत्म होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट पे हमने सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि इसमें हायर टू लोअर कंसंट्रेशन होगी, और किसकी होगी, डिफ्यूजन के केस में सॉल्यूट, ऑस्मोसिस के केस में सॉल्वेंट, एंड पैसिव में हमें पता है कि इसमें एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं होगा। मोड्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव मीन्स एनर्जी एक्सपेंडिचर। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। पैसिव में क्या था, हायर टू लोअर। अब एक्टिव है, एक्टिव बंदा कौन होता है, जो लो लेवल से अप में चला जाए। मान लो मुझे स्टेयर्स ही चढ़ना है, तो एक पैसिव बंदा है वो तो बेचारा ऊपर से नीचे आएगा, इजी तो ऊपर से नीचे आना होता है। जब इंक्लाइंड प्लेन है, मान लो एक इंक्लाइंड प्लेन है, तो इंक्लाइंड प्लेन में नीचे से ऊपर चढ़ना मुश्किल होता है, तो नीचे से ऊपर कौन चढ़ेगा, जो एक्टिव होगा, और ऊपर से नीचे आएगा तो वो भाग भाग के अपने आप आ जाएगा, तो वो कौन होगा, पैसिव। इसको इंक्लाइंड की एग्जांपल से आप याद कर सकते हो कि इंक्लाइंड एक रैंप है, उसके ऊपर चढ़ना है, तो रैंप बहुत बड़ा रैंप है, तो रैंप के ऊपर कौन चढ़ेगा, एक्टिव बंदा। चढ़ना कहाँ से होता है, लो लेवल से अप लेवल में, और दिस इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट विच अकर्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कहाँ पे होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस, उसके बॉर्डर के ऊपर हो रही है। दैट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब लोअर टू हायर, दैट इज अगेंस्ट। ठीक है, इस कारण से कोई लोअर टू हायर, जब किसी भी बंदे ने जो कोई भी एक्टिविटी, जब हम लो से अप जाते हैं, जब आपके कभी मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपने लो से अप जाना है, तो आपको ऑब्वियसली पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना क्या है, एनर्जी एक्सपेंडिचर। पढ़ोगे तो उसके ऊपर आपकी एनर्जी लगेगी, कंसंट्रेशन लगेगी, फोकस करोगे। और सिमिलरली कोई इंक्लाइन प्लेन पे चढ़ रहा था बंदा, तो उसको नीचे से ऊपर जाना है, तो ऐसे थोड़ी चला जाएगा, उसकी एनर्जी एक्सपेंडिचर होगा। एंड सेम इज इन द केस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। द मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, लोअर से हायर लेवल पे जाएंगे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और उसमें क्या होगा,
एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा। एनर्जी यूटिलाइजेशन किस फॉर्म में होती है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी को माइटोकॉन्ड्रिया के केस में डिटेल पढ़ेंगे। एटीपी इज द एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, अगेन इट अकर्स बाय द टू टाइप्स लाइक एंडोसाइटोसिस एंड द एक्सोसाइटोसिस। अब आपको पहले भी टर्म्स एक्सप्लेन किए, एंडो, इन, एक्सो, आउट। सी बच्चे, एंडोसाइटोसिस, सेल के अंदर मटेरियल आ रहा है। ये देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है हमारी, उसने क्या हो गया, फोल्डेड हो गई वो। ये बाहर पार्टिकल्स थे, अब सेल के अंदर आ गए हैं। ये देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग है, फिर फोल्डिंग से बिल्कुल अंदर आ चुके हैं। अंदर आके उसने वासिकल ने उसको एनक्लोज कर रखा है। आउटसाइड द सेल कुछ पार्टिकल्स है आउटसाइड द सेल, वो सेल के अंदर आए, दैट इज द एंडोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस इनटेक, दैट इज इनसाइड द सेल। इनटेक अब किस टाइप से इनटेक कर सकते हैं? सेल्स के अंदर दो टाइप का इनटेक होता है। सेल्स क्यों करेंगे इनटेक? या तो सेल को खाना खाना है या सेल को पानी पीना है। मतलब दो फॉर्म्स के अंदर इनटेक हो सकता है। एक तो सॉलिड फॉर्म के अंदर जो इनटेक होगा, इनटेक ऑफ द फूड इन द सॉलिड फॉर्म। फैगोसाइटोसिस, फैगो मतलब खाना, साइटोसिस इनसाइड द सेल। फैगोसाइटोसिस इज द सेल ईटिंग प्रोसेस। ये सेल खाएगा कुछ सॉलिड फूड जो खा रहा है, दैट इज द फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या है? सेल अंदर ले रहा है। It means it is further type of endocytosis, cell eating process. Phagocytosis ये प्रोटोजोन्स, that is in case of amoeba, बैक्टीरिया, और हमारी बॉडी के अंदर WBCs भी क्या करते हैं, बाहर के जो फॉरेन मटेरियल्स होते हैं उनको खा जाते हैं। तो फैगोसाइटोसिस इट इज़ इन आवर बॉडी, इट इज़ द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। इसको आप लोग बहुत डिटेल पढ़ने वाले हो इन केस यू आर ऑप्टिंग बायोलॉजी। फैगोसाइटोसिस अभी आपको क्या याद रखना है? फैगोसाइटोसिस क्या होता है? सेल ईटिंग प्रोसेस। सेल जब खाना खाता है उस प्रोसेस को सेल के केस में क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। नेक्स्ट इज पीनो। पीनो, हम पानी पीते हैं, पीनो, तुम पानी पी लो, पीनो। पीनो इज सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस। जब सेल पानी पीता है, लिक्विड लेता है, लिक्विड का इंटेक करता है, तो उसको बोलेंगे पीनोसाइटोसिस। जब सेल खाना खाता है तब उसको बोलेंगे फैगो, और in case of liquid it is pinocytosis. They are the types of endocytosis. See, amoeba के केस में phagocytosis, this is the amoeba nucleus. अब अमीबा ने एक फूड पार्टिकल देखा, फूड पार्टिकल देख के उसके पास क्या होते हैं? फॉल्स फीट, दैट आर द सीरोपोडिया। अभी सीरोपोडिया क्या करेंगे बच्चे? इस फूड पार्टिकल को एनक्लोज कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, झपट लेते हैं उसको। ठीक है, जैसे उसने फूड को देखा, उसके फॉल्स फीट, दैट आर द सीरोपोडिया, वो बाहर निकल आते हैं और फूड को उसके अराउंड कवर कर लेते हैं, अपने सीरोपोडियाज के अराउंड, और फूड को पकड़ लिया। तो सीरोपोडिया से फूड पकड़कर अब कहाँ चला गया? अमीबा की बॉडी के अंदर। यहाँ पर क्या होता है उसकी बॉडी के अंदर? जहाँ पर फूड आता है, दैट इज़ द फूड वैक्यूल। फूड पार्टिकल के अराउंड क्या बन जाता है? फूड वैक्यूल। अब इस वैक्यूल के अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स या डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं? फूड को डाइजेस्ट कर लेते हैं, और इस तरीके से अमीबा में क्या हो जाता है? न्यूट्रिशन। अमीबा ने खाना खाया बाय द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। ठीक है, सेल के बाहर था फूड, सेल के अंदर लिया। क्लियर? अब नेक्स्ट चीज पिनोसाइटोसिस, आपको बताया कि सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस है। अगर सेल ने क्या लेना है? फ्लूइड लेना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा? साइटोप्लाज्म। अब सेल्स के बाहर क्या है? हमारे सब्सटेंसेस हैं, जो लिक्विड सब्सटेंसेस हैं वो सेल्स के अंदर आ रहे हैं, दैट इज द पिनोसाइटोसिस। नेक्स्ट इज एक्सोसाइटोसिस। एक्सो यू नो, एग्जिट, अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट। जब सेल्स अपनी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करेंगे, एग्जिट करेंगे, बाहर निकालेंगे, आउट, दैट इज एक्सोसाइटोसिस। दैट इज रिवर्स ऑफ एंडोसाइटोसिस। एंडो में हम अंदर लेते हैं, एक्सो में हम क्या करते हैं? फूड को बाहर निकालते हैं। दैट बाहर किसको निकालेंगे? जो हमारी बॉडी का वेस्ट होगा।
ओके। सी एक्सोसाइटोसिस, ये सेल की बॉडी में वेस्ट इसने इकट्ठा कर लिया, फिर इसने सेल को लाइसिस किया एंड इसकी बॉडी से ये देखो वेस्ट बाहर निकल रहा है। ये देखो सारा का सारा वेस्ट यहाँ पर बाहर आ गया। क्लियर? देखा आपने एक्सोसाइटोसिस, अगर यही मटेरियल अंदर चला जाए तो एंडो, और अगर यही बाहर आ गया तो हमारा क्या हो गया, एक्सो। नेक्स्ट बच्चे हम पढ़ते हैं अभी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के बेस पे अगर हम बात करें तो 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब इन टर्म्स का आपको मतलब पता होना चाहिए। हाइपो, HYPO, हाइपो का मतलब क्या होता है, कम। अब इस टर्म्स को हम लोग एलोबरेट करके पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर। अब इसका सिर्फ लिटरल मीनिंग आप लोग समझ लो। हाइपो का मतलब कम, हाइपर का मतलब ज़्यादा, और आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। हाइपो मीन्स लेस, हाइपर मीन्स मोर। जैसे हम कहते हैं ना कि हाइपर हो गई, कितना हाइपर हो गया, हाइपर दैट इज मोर। आइसो मीन्स सेम। क्लियर? जिस बच्चे अभी हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, तो हाइपोटोनिक में हमने बोला कि कम। क्या कम होगा, कंसंट्रेशन। किसकी कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन की। किसके रिस्पेक्ट में कम होगी, आउटसाइड द सेल। जब सेल की व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सेल से बाहर, मान लो एक सेल है, उसके बाहर एक सॉल्यूशन है, ठीक है, एक सॉल्यूशन है, उसके बाहर क्या है, उसकी कंसंट्रेशन कम विद रिस्पेक्ट टू द सेल। सेल के अंदर बहुत डेंस साइटोप्लाज्म है, बहुत ज़्यादा डेंस साइटोप्लाज्म है, और उसके बाहर का जो मीडियम है उसमें कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की कम। जब बाहर की कंसंट्रेशन कम है तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा, देयर इज द मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड, दैट इज एंडोसाइटोसिस टू अटेन द बैलेंस। एंडोसाइटोसिस होगा जब सेल के अंदर कोई चीज़ जाएगी तो क्या होगा, सेल स्वेलअप होगा, उसका साइज इंक्रीज होगा। तो सिमिलरली हाइपोटोनिक के सॉल्यूशन के केस में हम लोग इसका अगर रिजल्ट बोलें तो हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक के अंदर क्या हो जाता है, सेल स्वेलअप ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस। आपकी एनसीईआरटी में एक रेजिन्स वाली एग्जाम्पल दी हुई है, एक एक्टिविटी दी है, तो उसको भी आप लोग परफॉर्म भी कर सकते हो, उसको तो घर पे भी। उसको आप लोगों को पता है कि जब रेजिन्स को वाटर के अंदर डिप किया जाता है तो दे गेट स्वेलअप, क्योंकि उसका बाहर का जो सॉल्यूशन है दैट इज़ द हाइपोटोनिक, और इनसाइड द रेजिन्स water get enters by the endoosmosis, as a result they get swallowed. And next is the hypotonic. Hyper means ज़्यादा। जब concentration solution की सेल के बाहर ज़्यादा होगी तब क्या होगा, हाइपर। अगर कम है तो हाइपो, और अगर सेम है तो आइसो। ठीक है? When the concentration of solution आउटसाइड द सेल इज़ मोर देन द इनसाइड द सेल। जब बाहर उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है बच्चे, तो बाहर ज़्यादा है तो उसने फिर से अपने आप को तो इक्विलिब्रियम स्टेज में लेके ही आना है। इक्विलिब्रियम लाने के लिए वो क्या करेगा, एक्सोसाइटोसिस। अब उसके पास ज़्यादा कंसंट्रेशन है तो क्या करेगा, एक्सक्रीशन, अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकाल देगा। वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना अभी हमने पढ़ा था, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के केस में हमारा क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस, जिसके कारण क्या होगा, सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। जैसे कोई चीज़ सेल है, एक सेल के अंदर से कोई चीज़ बाहर निकलती है तो सेल क्या हो गया, श्रिंक। एक बैलून था, उसको मैंने फुलाया, दैट इज एंडोसाइटोसिस। उसको मैंने उसकी हवा बाहर निकाल दी, दैट इज एक्सोसाइटोसिस। जब बैलून की हवा बाहर निकल जाती है तो वो सिकुड़ जाता है, दैट इज कॉल्ड श्रिंकेज। और एक्सोसाइटोसिस के केस में क्या होगा, श्रिंकेज। अगर मैं इसी श्रिंकेज को बहुत ज़्यादा श्रिंकेज कर दूं, एक्सेसिव श्रिंकेज, तो इट विल रिजल्ट इन द प्लाज्मोलाइसिस। लाइसिस वर्ड का मतलब क्या होता है, डेथ। प्लाज्मो का मतलब क्या होगा, प्लाज्मा, दैट इज द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिटैचमेंट होगी साइटोप्लाज्म की। प्लाज्मोलाइसिस इज द सेल डेथ विच रिजल्ट्स फ्रॉम द detachment of cytoplasm from the cell wall. Okay,
प्लाज्मोलाइसिस विल रिजल्ट इन द सेल डेथ। हाइपोटोनिक, सेल के अंदर से मटेरियल बाहर आ रहा है, दैट विल रिजल्ट इन द श्रिंकेज। ओके, नेक्स्ट इज आइसो। आइसो के अंदर क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेज है, मतलब ना तो उसके सेल के बाहर की कंसेंट्रेशन ज़्यादा है ना ही अंदर की, दोनों की जगह की कंसेंट्रेशन क्या है, इक्वल, दैट इज द आइसोटोनिक। जब इक्वल है तो उसको इक्विलिब्रियम में पहले ही बढ़ा है, ना तो वो अंदर मटेरियल देगा ना वो बाहर देगा, वो ऑलरेडी सेटल्ड बंदा है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, अब बच्चे इसको डायग्रामेटिकली हम लोग देखते हैं। हाइपो, हाइपो के अंदर देखो कंसेंट्रेशन, लो कंसेंट्रेशन इन द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। हाइपो में बाहर की कंसेंट्रेशन कम, ये देखो एरो क्या शो कर रहा है, बढ़ रही है कंसेंट्रेशन, बाहर की कंसेंट्रेशन कम, तो सेल के में क्या हुआ, एंडोस्मोसिस, एंडोसाइटोसिस, दैट विल रिजल्ट इन द स्वेलिंग ऑफ द सेल। आइसो में दोनों जगह मटेरियल, अंदर भी बाहर भी मटेरियल क्या था, बराबर, तो सेल की शेप क्या है, नॉर्मल। और हाइपोटोनिक में क्या हो गया, श्रिंकेज, सेल क्या हो गया, सिकुड़ गया, दैट इज द श्रिंकेज, क्योंकि बाहर की कंसेंट्रेशन ज़्यादा, इस कारण से सेल के अंदर का मटेरियल बाहर आता है टू अटेन द इक्विलिब्रियम। अब बच्चे हमारा यहाँ पे सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट हो गया है। तो सेल वॉल हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि इट इज़ ऑन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द प्लांट्स, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है, और इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन फंजाई एंड द बैक्टीरियाज। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है हमारी यूनिक फीचर और द बेसिक फीचर है, जो प्लांट्स के अंदर भी होगी और हमारे एनिमल्स के अंदर भी होगी। सेल वॉल हमारे आउटसाइड द सेल होगी, लेकिन अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर सेल प्लांट्स की बात करें तो सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन आती है, और अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग। इसको भी हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल के जब डिफरेंस को पढ़ेंगे तो और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको नहीं अभी समझ में आ रहा तो डोंट पैनिक। सेल वॉल क्या होता है, नॉन लिविंग, और सेल मेम्ब्रेन क्या, हमारी लिविंग, एंड इट इज़ रिजिड। सेल वॉल रिजिड है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है, फ्लैक्सिबल है। और सेल वॉल कैसी है, जनरली परमिएबल, लेकिन ये क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल। और ये प्लांट्स के केस में किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, और इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ठीक है, अब आपको बोला था स्टार्टिंग में, आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, तो एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, बायोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, कौन सी मेम्ब्रेन बन रही है, फॉर्मेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कौन बना रहा था उन्हें, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क। Why plasma membrane is selective in nature? Because it is a phospholipid layer, आपको बताया था बिल्कुल। प्रोटीन्स एंड मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट ही ऐसा होता है कि जिसके कारण सारे के सारे मॉलिक्यूल्स उसमें से पास नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूक्लियस। अभी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, दे आर द बेसिक एंड द कॉमन फीचर्स दैट आर प्रेजेंट इन द ऑल सेल्स। सेल अगर लिविंग है तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पक्का होगा ही होगा। चाहे ऐसा हो सकता है कि जैसे प्रोकैरियोट्स के केस में हमने देखा था, उसका न्यूक्लियस बहुत अच्छा नहीं था, बहुत वेल डेवलप्ड नहीं था एज कम्पेयर टू यूकैरियोट्स, लेकिन था तो ना, प्रेजेंट तो था। प्रेजेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर। न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, फर्स्ट लेक्चर, रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है, डायरेक्टर और द कंट्रोलर ऑफ सेल, क्योंकि न्यूक्लियस क्या करता है, सारी की सारी एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट करता है और कंट्रोल करता है। यूकैरियोट्स के केस में फर्स्ट लेक्चर आपको बताया था, फर्स्ट लेक्चर में न्यूक्लियस कैसा है, वेल डेवलप्ड है, और प्रोकैरियोट्स कैसा है, पुअरली डिफाइंड। अब बच्चे देखो, आपकी हर लेक्चर के अंदर ऑलमोस्ट तो आपकी प्रीवियस लेक्चर्स की अभी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। अगर आप क्लास लेक्चर्स को बहुत अच्छे से सुनते हो तो यू कैन स्कोर इन योर सब्जेक्ट फुल मार्क्स। बस आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अटेंशन देना है क्लास लेक्चर्स में, इतना तो कर ही सकते हो ना। ओके, चलो वी आर स्टडिंग
कि हमारा न्यूक्लियस बच्चे कैसा होता है, एक डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है, जो इसकी कवरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप। एनवेलप आपको पता है, लिफाफा। सिमिलरली न्यूक्लियस को जिसने कवर किया है दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस एनवेलप, और इस एनवेलप को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस इज डबल लेयर स्ट्रक्चर विच इज कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स, छोटे छोटे छेद, जिसके अंदर से क्या होते हैं, मटेरियल्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस। इस कारण से न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल्स जा सकते हैं, एंडो हो सकता है और एक्सो हो सकता है। न्यूक्लियस के अंदर भी जा सकते हैं और न्यूक्लियस से बाहर भी आ सकते हैं, दैट इज बाय द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके पास क्या है, पोर्स। अब आपको याद है कि हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, जीनोफोर। याद है आपको? अच्छे से उसका डिफरेंस पढ़ लो। अब बच्चे जो हमारा न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या होते हैं, क्रोमैटिन फाइबर्स। क्रोमैटिन फाइबर्स क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे थ्रेड्स होते हैं, थ्रेड्स के गुच्छे। दे आर द क्लस्टर्स ऑफ द थ्रेड्स, क्रोमैटिन फाइबर्स। और उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस। अगेन यहाँ पे अगर हम बात करें, जो मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने कवर किया है, तो डोंट गेट कंफ्यूज कि मैं आपको प्रोकैरियोट्स के बारे में बता रही हूँ या यूकैरियोट्स के बारे में बता रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। Eukaryotic nucleus, it is covered by the two coverings that are called nuclear membrane, which are having the pores, and through these pores some materials can pass in and out of the nucleus. And nucleus contains chromatin fibers. Chromatin fibers are what? They are the thread-like structures, clusters of the threads, and nucleus also have a nucleolus. Okay? अब जब सेल के अंदर डिवीज़न होती है, सेल बड़ा होगा, जब बड़ा होगा तो वो डिवाइड करेगा। जब बच्चे सेल के अंदर डिवीज़न होगी तो क्या होता है, उस टाइम पे क्रोमैटिन फाइबर्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। मैंने अभी बताया कि दे आर द क्लस्टर्स ऑफ थ्रेड। क्लस्टर्स हैं तो बिल्कुल अटक जाएंगे, जैसे थ्रेड्स आपस में अटक जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, गुच्छे बन जाते हैं उनके। तो सिमिलरली क्रोमैटिन फाइबर्स जब कंडेंस होंगे तो वो क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म द रोड शेप स्ट्रक्चर्स। इस स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स। अब बच्चे यहाँ पे आप लोग डायग्रामेटिकली देखो, दिस इज न्यूक्लियर पोर, डबल मेम्ब्रेन है, फर्स्ट मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन, आउटर एंड द इनर। न्यूक्लियर एनवेलप, दैट इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन which is having the nuclear pores through which the materials pass in and out of the nucleus, and it has the central region that is called nucleolus, and that is the nucleoplasm, the matrix of the nucleus. Matrix of the cell is called cytoplasm, which is jelly-like substance, and the matrix of the nucleus is nucleoplasm. And here are the, ये देख रहे हो आप लोग गुच्छे, these are the क्रोमैटिन। आई डोंट नो कि आपको स्क्रीन के ऊपर क्रोमैटिन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर आप लोग अपने लेक्चर्स में रिकॉर्ड कर लेना, मेक अ स्ट्रक्चर ऑफ दिस, कि दिस इज द न्यूक्लियस विच इज द डबल लेयर्ड विच इज हैविंग पोर्स। दीज आर द, like these are the threads, these threads are the chromatin, this arrow will represent the chromatin, and which is enclosed inside the matrix. This matrix of the nucleus is the nucleoplasm. अब बच्चे हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं,
सी बच्चे, ये वाली स्लाइड हमने देख ली। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्रोमोसोम्स जो है हमारे, दे आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड द प्रोटीन्स। हियर इज प्रोटीन्स। क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं? डीएनए एंड द प्रोटीन्स। डीएनए बच्चे हमारा क्या है? डीएनए, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। डीएनए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आपको इसकी अब्रीविएशन याद होनी चाहिए, डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या करता है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डीएनए ट्रांसफर्स हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। जो भी हमारे पास कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, मान लो द आई कलर, द स्किन टोन और द मैनी अदर कैरेक्टर्स, द हाइट, that are the hereditary characters which are transferred from the parents to the offspring। offspring कौन होते हैं? बच्चे। हम लोग क्या हैं? अपने पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग्स। तो उस हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन जो हमें पेरेंट्स से जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो किसकी फॉर्म में मिलती है? डीएनए। डीएनए विल ट्रांसफर द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। और डीएनए जो है हमारा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स, इसकी फंक्शनल यूनिट कौन होते हैं? इसकी फंक्शनल यूनिट होते हैं जीन्स। और उसमें लास्ट स्लाइड में आप दैट इज कि क्रोमोसोम्स आपके अभी लास्ट स्लाइड पे शो हुए हैं आपको। अब यहाँ पे एक बार देख लो कि जब हमने बोला कि क्रोमोसोम्स क्रोमैटिन फाइबर्स जब डिवाइड करते हैं तो वो कंडेंस्ड होके क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स 8 लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे आर द रोड लाइक स्ट्रक्चर्स, क्रोमोसोम्स। अब अगेन यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल लेयर्ड है, आउटर एंड इनर, आउटर एंड इनर। और ये बीच में जो स्पेसिस हैं, दीज स्पेसिस आर द न्यूक्लियर पोर, और इसके सेंटर में न्यूक्लियोलस। ये बिल्कुल क्लियर डायग्राम है, उससे भी बेटर डायग्राम है जिसके अंदर में क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं। उसमें क्रोमैटिन फाइबर शो किए थे मैंने, जो सेल डिवीज़न से पहले दिखते हैं, और सेल डिवीज़न के टाइम पे हमें क्या दिखते हैं? क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्लियर? हियर वी एंड द लेक्चर टुडे। अभी हमने आज के लेक्चर में बच्चे हमने पढ़ लिया है, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, दैट वी हैड सीन। अब आप लोग एटलीस्ट 3 लेक्चर्स आपके कवर हो गए हैं। अपनी एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो, और बुकलेट के पीछे भी जो आपके क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करना शुरू करो, और लेक्चर के बीच में जितनी भी मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई हैं, सो डू ऑल दैट थिंग्स। ओके, so see you soon in my next lecture.